हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था कल ही, उस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं फ्रॉम ऑडिटिंग, इनकम टैक्स एंड अकाउंटेंसी। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कराया है, इनके पीवाईक्यू सेशन भी कराए हैं और टॉपिक वाइज भी हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं। तो हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द 3 यूनिट्स कॉमर्स पोर्शन की। एंड आई होप कि ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. Dash states that accounting report must belong to a common period and use common unit of measurement and format of reporting. इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि जो भी अकाउंटिंग की हम रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब जो अकाउंटिंग में एट द एंड हम एक कंक्लूजन को कम्युनिकेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो एक कॉमन पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी कॉमन होना चाहिए। ये हम इसमें से किस स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं, किस वर्ड के बारे में कह रहे हैं? देखिए, पहला है आपके सामने रेलेवेंस। सिंपली रेलेवेंस का मतलब होता है कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस एक पर्टिकुलर मैटर में, है ना, कि किसी चीज का रेलेवेंस क्या है। जैसे अगर मैं कोविड की वैक्सीन की बात करूं तो उसका जो रेलेवेंस है वो कोविड-19 में है या फिर किसी भी बीमारी में है ना। कंपेरेबिलिटी का मतलब है जब आप किसी दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी जब आप समझ रहे हैं। रिलायबिलिटी जब आप बात करते हैं ट्रस्ट की, भरोसे की, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको ये कह रहा है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट इस तरह से होनी चाहिए जिसमें कॉमन पीरियड हो और यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉमन हो जब आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो सिंपली आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर कंपेरेबिलिटी की बात हो रही है। जब हम किसी भी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो चीजें होती हैं वो कॉमन होती है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप रुपीस में इन सभी को मेजर करते हैं, है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए मेजरमेंट सेम होना चाहिए, एक कॉमन पीरियड से ये चीज बिलोंग करनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंपेरेबिलिटी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपको बीआरएस से पूछा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट सेशन भी मैंने इसमें लिया है और आपको एमसीक्यूज कराए हैं। प्लीज उस सेशन को देखिएगा, यहाँ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक व्हेन कंपेयर टू पासबुक। क्या स्टेटमेंट है? देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अच्छा, आपने क्या किया, चेक को डिपॉजिट तो कर दिया बट नॉट कलेक्टेड। हम सभी को पता है हमारे पास दो बुक होती हैं, पासबुक एंड कैश बुक, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक वालों ने उसे कलेक्ट नहीं किया। मतलब आपको जब किसी कस्टमर ने चेक दिया तो आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, है ना। कैश बुक में तो एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, सपोज आपकी पासबुक में 10,000 थे अमाउंट, कैश बुक में भी 10,000 अमाउंट था, लेकिन जब किसी ने चेक डिपॉजिट करा 2,000 का तो कैश बुक तो बढ़ गई लेकिन अभी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो मुझे बताइए, इस वजह से आपका जो कैश बुक का बैलेंस है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या ये डिक्रीज हो रहा है? भाई ये तो बढ़ रहा है, अब ये 12,000 हो जाएगा, है ना। तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो भाई हमारा हो गया गलत। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का फेवरेबल बैंक बैलेंस बोल रहा है। फेवरेबल कब होता है?
जब कैश बुक डेबिट होती है और पासबुक क्रेडिट होती है, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। अच्छा, अनफेवरेबल कौन सा होता है? जब कैश बुक क्रेडिट होगी और पासबुक डेबिट होगी, ये हमारा अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विल बी लेस देन द बैंक पासबुक व्हेन देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक फॉर पेमेंट। अब अनप्रेजेंटेड क्या है कि आपने चेक इशू तो करा लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने अपने कैश बुक में से तो अमाउंट माइनस कर दिया होगा क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया, लेकिन आपके पासबुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है। पासबुक में अभी भी उतना ही बैलेंस है, ये बैलेंस कम नहीं हुआ है अभी तक, है ना। तो फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विल बी लेस देन, तो क्या कैश बुक में हमारा बैलेंस कम दिखाई देगा एज कंपेयर टू पासबुक? बिल्कुल सही बात है। कैश बुक में तो आपने माइनस कर दिया क्योंकि पैसा जा चुका है, लेकिन पासबुक में आपने अभी तक उसकी एंट्री नहीं करी है, तो पासबुक में उतना ही बैलेंस आपको शो करेगा। तो सिंपल ये जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें अपना आंसर मिल गया है, लेकिन हम बाकी दो स्टेटमेंट्स को भी समझेंगे कि क्या हमसे ये कह रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट रहा है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ द बैंक should be unequal to the debit balance of बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस किसका? बैंक में जो बुक है उसका, यानी कि पासबुक का। क्रेडिट बैलेंस पासबुक का इज नॉट इक्वल्स टू डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। भाई ये क्या बात हुई? पासबुक और कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो हम इनका अपोजिट देखते हैं, क्रेडिट और डेबिट। अगर एक क्रेडिट है तो दूसरी ऑटोमेटिक ना। और जब आपकी पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है और आपकी कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है। तो ये अनइक्वल नहीं होता, ये इक्वल होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल लिखा है, विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक। अगेन आपने चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं करा, क्या इससे आपका पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा? कैसे रिड्यूस हो जाएगा? कैश बुक से तो माइनस कर दिया, पासबुक में तो अभी तक एंट्री हुई नहीं ना, नॉट प्रेजेंटेड, तो माइनस नहीं होगा, उतना ही शो करेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी शोन एज द डेबिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। कल भी मैंने यहां से एक क्वेश्चन लिया था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? जिसमें आप सारे लेजर्स की समरी को रिकॉर्ड करते हैं, समरी ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स। ठीक है, इसमें आपका पूछ रहा है कि बताओ कौन सा अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इंटरेस्ट पेड, मैंने इंटरेस्ट पे करा तो ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन मेरी लाइबिलिटी है। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से मैं एडवांस ले रही हूं, अगेन मेरी लाइबिलिटी है। परचेज रिटर्न, मैंने परचेज रिटर्न किया, आपको पता है ना परचेज का डेबिट बैलेंस बचता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट पेड आपका क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। तो बाकी सारा आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट पेड आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन पार्ट्स बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर। आपने एक मशीनरी खरीदी, क्रेडिट में खरीदी, ठीक है, इसे आपने कहाँ रिकॉर्ड करना था? जर्नल प्रॉपर में, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में। ये कौन सा एरर है? कल भी मैंने आपको एरर्स के क्वेश्चन करवाए थे, एक कॉम्पनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर, ओमिशन एरर, कमीशन एरर। ठीक है, ओमिशन तो आप बिल्कुल भूल गए। कॉम्पनसेटिंग, आपने डेबिट का क्रेडिट कर दिया तो कॉम्पनसेट हो गया। प्रिंसिपल, जब आपने कैपिटल या फिर रेवेन्यू में कुछ इंटरचेंज कर दिया, है ना। तो इस तरीके के एरर्स होते हैं आपके प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग, ओमिशन एंड कमीशन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने जो रूल होता है उसके खिलाफ जाकर अपनी एंट्री करी है ना।
तो ऐसा नहीं चलेगा, ये तो गलत है। तो ये है आपका प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपका क्लेरिकल एरर। यहाँ पे आते हैं आपके एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। रिकॉर्डिंग में हो सकता है ये पोस्टिंग, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। तो ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो उन सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाएगा क्विकली एंड आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी वहां पर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is not true in regard to reserve and provision? भाई रिजर्व एंड प्रोविजन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है ना। पहले मैं आपका इसका डिफरेंस एक बार समझा देती हूँ। प्रोविजन एंड रिजर्व की हम बात करते हैं तो देखो, जब रिजर्व करते हैं तो रिजर्व आपके प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो आप किसी होने वाली लाइबिलिटी के लिए क्रिएट करते हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कब इस पैसे की जरूरत पड़ जाए, लेकिन प्रोविजन में आपको पता होता है कि आप किस पर्टिकुलर चीजों के लिए पैसा सेव कर रहे हैं। जैसे कि आप टैक्स के लिए अपना प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, आप डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लायबिलिटी पता होती है। लेकिन रिजर्व में आपको नहीं पता होता कि आप किस पर्पस के लिए इसे क्रिएट कर रहे हैं। रिजर्व जो होता है तभी क्रिएट किया जा सकता है जब आपको कोई प्रॉफिट हो। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तभी क्रिएट करेंगे। लेकिन जो प्रोविजन होता है इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, है ना। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। उसी तरीके से प्रोविजन जो होता है ये प्रॉफिट और लॉस से इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, प्रोविजन को पीएनएल में डेबिट करते हैं। रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोविजन को हम मैंडेटरी क्रिएट करते हैं कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करके। रिजर्व को जो है हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ शो करते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के साथ। प्रोविजन जो है आपके एक्सपेंस के साथ शो किया जाता है। रिजर्व जो है यहाँ पर आप डिविडेंड के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व को आप डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन को डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखिए, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वेयर एज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब क्रिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट होगा तभी हम क्रिएट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट। प्रोविजन जो है टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। हाँ, प्रोविजन हम एक्सपेंस की तरह अपने डेबिट में शो करते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा। रिजर्व्स इंक्रीज टैक्सेबल प्रॉफिट। भाई रिजर्व्स तो हम प्रॉफिट के बाद इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सारा टैक्सेस पे करने के बाद जो हम पे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्सेस, इसका टैक्सेबल प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे हमें अपना आंसर भी मिल गया, ऑप्शन 2। लेकिन बाकी स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, तो बाकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, प्रोविजन कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बिल्कुल सही है, प्रोविजन को हम डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन रिजर्व को कर सकते हैं। प्रोविजन जो एक नॉन लायबिलिटी है, बट रिजर्व जो है इट इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। Next, question number 6. A HUF is having total income of 22,50,000 for the previous year ended 31st March 2022. Compute the net tax liability of HUF if it opts for Section 115 BAC for the assessment year 2022 and 23. तो भाई फाइनेंस एक्ट 2020 में आपके पास एक नया सेक्शन आया था, एक नया तरीका आया था, जिसे हम न्यू रेजिमे करके फॉलो कर रहे थे अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसे कहते हैं बक सेक्शन। इसे हम बक सेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसने हमारे बहुत सारी डिडक्शंस को क्लेम करने से मना कर दिया है ना। काफी सारी जो हमें रिलीफ थी उनको यूज करने से मना कर दिया। तो 115 BA 115 BAC सेक्शन जो है, ये सेक्शन एक नया रेजिमे था
जिसमें हम अलग तरीके से टैक्सेस चार्ज करते थे। अब तो नया हमारा जो बजट अभी 2023 में आया है उसमें और नए चेंजेस किए गए हैं, बट यहाँ पर हम 115 BAC के अकॉर्डिंग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF पे लग सकता है, और इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, जैसे 80C का डिडक्शन आप नहीं ले सकते, है ना, और बहुत सारी चीजें 80D का नहीं ले सकते, ये सारी चीजें आपको रिस्ट्रिक्ट करती है। अब यहाँ पर भी आपका बहुत बेसिक सा है कि 0 से 2.5 लाख आप 5% पहले तो नील हो जाएगा, देन होगा आपका 5%, जब 2.51 से आप इसको ले लेंगे 5 तक, है ना, 2.5 लाख का गैप था इसमें, देन ये 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इस तरीके से ये बढ़ेगा, और यहां पर आएगा ये आपका 5 to 7.5, 7.5 to 9, है ना, देन 9 to 10.5, 11.5, इस तरीके से। तो ये मतलब आपको 2.5 लाख का गैप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 5% का गैप देखने को मिलेगा। इस बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि 22,50,000 पे कितना टैक्स लगेगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है, स्लैब रेट्स बता दिए हैं, अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, और उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बच्चे इस कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे और ठीक से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर सही रहता है। तरीका मैंने बताया, सॉल्व आपको करना है। डिटेल लेक्चर्स मैं इन सभी के ऊपर ले चुकी हूँ, तो वो भी आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 subsection 1 for filing the return of income in case of companies engaged in international transaction and who have to furnish a report under section 92E। तो भाई यहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ऊपर बात करता है, और यहाँ पर आपके पास ये ड्यू डेट पूछ रहा है ऐसी इनकम की उन कंपनीज के केस में जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इंगेज्ड हैं और जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं अंडर सेक्शन 92E। तो जो यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज 30 नवंबर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये सारे के सारे सेक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं इनकम टैक्स रिटर्न के। इन सेक्शंस को देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं और डेफिनेटली आएंगे। इसका भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, तो प्लीज आप डिटेल में इन सभी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, which of the following statements, which of the following sections deals with the provisions relating to salary under the Income Tax Act 1961। हमारे पास 5 हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, इन सभी के सेक्शंस हम देखें तो सैलरी जो है सेक्शन 15 से 17 चलता है, देन 22 से 27 आपका हाउस प्रॉपर्टी है, 28 से 44 PGBP है, 45 से 55 आपका कैपिटल गेन है, और 56 से 59 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो हमसे किसका सेक्शन पूछा है? हमसे सैलरी का पूछा है, विच इज 15 to 17। तो 15, 16, 17 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और जैसे इन सभी का जो पहला सेक्शन है वो इसका चार्जिंग सेक्शन है, ध्यान रखिएगा किसी भी हेड का सबसे पहला सेक्शन उसका चार्जिंग सेक्शन होता है, जो बताता है कि किस बेस पर हम इस पे टैक्स चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है, या फिर मैं कहूँ इसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 5,000 या फिर 20% ऑफ सैलरी, या फिर जितना आपको एक्चुअल रिसीव हुआ है, विच एवर लीस्ट, जो सबसे छोटा है उतना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई, इसके उसमें क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो जो डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू, किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए।
नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। हम सभी ने पढ़ा है ये कि जब प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, आरपीएफ है, यहाँ पे क्वेश्चन आरपीएफ से पूछा है। आप सभी को पता है कि जब आरपीएफ में कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। अगर मैं इसकी इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है टू आरपीएफ, एग्जेम्प्टेड अप टू सिंपल 12%। अगर इंटरेस्ट पूछता तो हमारा आंसर होता 9.5%। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट। बहुत सारे टाइप्स हैं ऑडिट के। स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ठीक है, जब लीगली आप कोई आउटसाइड पर्सन को अपॉइंट करते हैं ऑडिट करवाने के लिए। प्राइवेट ऑडिट है, जब बाहर से कोई ऑर्डर नहीं आया, गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, आप बस अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑडिट, भाई जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं या जो गवर्नमेंट करवाती है। कंटिन्यूअस ऑडिट, जो पूरे साल चलता रहता है, बीच बीच में आप रेगुलर इंटरवल्स में अपना ऑडिट कराते रहते हैं। फाइनल ऑडिट, जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया है, अब आप फाइनल क्या कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद अपना ऑडिट करा रहे हैं। इंटरिम, जब बीच में सेशन की ड्यूरेशन में बीच में कभी आप एक ऑडिट करा लेते हैं। ऐसे ही कैश ऑडिट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है। ये सारे के सारे आपका ऑडिट का टाइप है। तो कौन सा नहीं है, भाई कोई भी नहीं है, सारे के सारे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका ऑडिट का टाइप ना हो, सारे के सारे आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है ये ऑडिट का, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑडिटिंग से कोई मार्क्स मत कटवाना अपने, बहुत छोटा सा सिलेबस आपको दिया हुआ है। मेक श्योर इतना टाइम मिल रहा है तो उसको आप सही तरह से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस में जब आप बुक्स का सिस्टमैटिक तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मैम ये तो बहुत ही इजी है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग। क्या कहते हैं इसको, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो हमें पता चल गया। क्या हमें वाउचिंग पता है? यस मैम, वाउचिंग हमें पता है। वाउचिंग मतलब जितने भी एविडेंस है जो हमारी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, भाई मैंने दिखा दिया कि मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे, तो मेरे पास क्या है, इसकी रिसिट है, जिससे ये क्लियर होता है कि हाँ हमने 50,000 का सामान खरीदा है। वही जब वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी का चेकिंग करते हैं, है ना। तो इस तरीके से वाउचिंग और वेरिफिकेशन का समझना भी आपको आना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। ओके, ऑप्शन ए ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड। ऑडिट का काम शुरू होने से पहले ऑडिटर जो है प्लान करता है कि पूरा का पूरा ऑडिट का काम क्या होगा, किस तरह से हम करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग करता है, प्रॉपर सोचता है कि भाई कौन कौन मेरे साथ टीम में मेंबर होगा, कौन क्या काम करेगा, किस तरह से हम काम करेंगे, पहले हम किससे बात करेंगे, कैसे हम अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो ये सारा का सारा कहलाता है बच्चों आपका ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहलाता है, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट प्लान क्या है, सिंपल एक गाइडलाइन कि भाई कैसा आप अपने ऑडिट को कंडक्ट करने वाले, है ना। ऑडिट नोट क्या है, ऑडिट नोट है आपका जो भी आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कोई भी एक ऑडिट स्टाफ है वो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है, आपको ये डर है कि आपका जो ऑडिटर है वो कहीं एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन को ना दे दे, है ना। इस चीज से जब आप डरते हैं कि भाई ऑडिटर कोई इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन अपना ना दे दे, ये ना कह दे कि भाई इनके अकाउंट्स में झोल है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा ना कह दे, इसे कहते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट नोट मैंने बताया कि जो आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। ऑडिट प्लान मतलब जो भी गाइडलाइंस है, और ऑडिट प्रोग्राम जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है ना, सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। ये एक ब्रॉडर टर्म है। क्या है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वाउचर रिलेट्स टू। वाउचर क्या है भाई, अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन का एक तरीके से एविडेंस, है ना। अब वो कैश रिसीट हो सकती है, कैश का पेमेंट हो सकता है, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, इन सभी से रिलेटेड ही आपका वाउचर होता है जिसमें आप कोई एविडेंस शो करते हो जो इन सभी ट्रांजैक्शन को प्रूव करेगा।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए आपको पता है कि आपका सीए होना जरूरी है, साथ ही साथ आपको ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी आपके पास होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ सीए का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कोई पार्टनर या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या कोई पार्टनर या कंपनी का डायरेक्टर ऑडिटर बन सकता है? भाई उसका सीए होना जरूरी है, अगर वो सीए है तो ठीक है बन जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसको आप ऑडिटर बना दोगे? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर वाई जो कि कंपनी को 500 रुपया ओन करते हैं, क्या वो और कंपनी के ऑडिटर बन जाएंगे? जी नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। मिस्टर जेड द होल्डर ऑफ सीए सर्टिफिकेट, सीए का सर्टिफिकेट है मिस्टर जेड के पास, तो भाई सबके सब इन्हें भाव देंगे, है ना, क्योंकि सीए का सर्टिफिकेट है इनके पास। तो इनसे बोलेंगे आइए हमारी कंपनी में और इसको ऑडिट कीजिए, आप हमारे कंपनी का ऑडिटर बनिए, है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एंड आई होप कि ये सारा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप प्रीवियस सेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैं उन्हें भी आपको एज अ लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा सा हेल्पफुल रहा है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।